मुंबई के प्रतिष्ठित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जी बिजनेस द्वारा आयोजित गोल्ड समिट निवेशकों के लिए बेहद ज्ञानवर्धक साबित हुआ। इस कार्यक्रम के कई पैनल डिस्कशंस के जरिए गोल्ड इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की बारीकियों के साथ रणनीतियों और मौजूदा अवसरों की गहन जानकारी साझा की गई। आप सभी को नमस्कार। इतनी संख्या में जब लंबी छुट्टियों के माहौल के बीच में सारे लोग आए, दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहूँगा जो इस वक्त इस गोल्ड समिट में हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान दुनिया में गोल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। शायद रिजर्व्स के लिहाज से भी ऑफिशियली और अनऑफिशियली सारे मिलाकर देखें तो हमारे पास रिजर्व्स हाईएस्ट हैं, लेकिन अब भी हम प्राइस टेकर हैं, प्राइस मेकर नहीं हैं। तो सब लोग आप और हम सब लोग ये जानना चाहते हैं और इसे एक इन्वेस्टमेंट मीडियम के तौर पर देखना चाहते हैं। और आज की हमारी गोल्ड समिट में हमारा यही ध्येय है कि किस तरह से गोल्ड को एक बेहतरीन आकर्षक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाए और साथ ही गोल्ड मार्केट को और हिंदुस्तान में गोल्ड के पूरे एक्सचेंजेस को किस तरह से बड़ा बनाकर डेवलप करके हम ग्लोबल लेवल पर अपनी छाप छोड़ सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो इस मामले में पूरी तरह से अपना जो अनुभव है वो आपके सामने रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आने के लिए। और ऐसे वक्त में जी बिजनेस गोल्ड समिट कर रहा है जब दुनिया भर में गोल्ड सुर्खियों में है और दुनिया भर में गोल्ड की चर्चा हो रही कि आगे गोल्ड में क्या होगा, क्या गोल्ड एक नई करेंसी बन रही है, क्या डॉलर की डोमिनेंसी खत्म हो जाएगी। ये तमाम डिबेट इस वक्त मार्केट में शुरू हो गया है और इसीलिए हमने ये समिट का आयोजन किया है। हमारे साथ इंडस्ट्री के तमाम स्टॉलवर्ट यहाँ पर मौजूद हैं आपको डिटेल में बताने के लिए कि गोल्ड मार्केट में एक्चुअली अब यहाँ से होने क्या वाला है। तो सबसे पहला सवाल सचिन जी, चूँकि आप प्राइस पर कमेंट नहीं करते हैं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर भी तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ टैरिफ, पश्चिम एशिया का तनाव ही गोल्ड में एक बड़ी हलचल की वजह है या आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ सस्टेनेबल स्ट्रॉन्ग रीज़न है? तो मिथुन जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे को यहाँ बुलाया। मेरे सिर्फ दो अपने पॉइंट सामने रखना चाहूँगा जो इज़ नॉट अबाउट द वॉर, इट्स नॉट अबाउट द करंट वेस्ट एशिया इशू। जो दो की चीज़ें हैं वर्ल्ड में हो रही हैं उस पर एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हर निवेशक को देखना चाहिए। पहली चीज़ जो स्ट्रक्चरली चेंज हुई हमारे संसार में वो है एक ग्लोबल डेट। जो यूएस का ग्लोबल डेट करीब $40 ट्रिलियन पहुंच रहा है, जो एक स्ट्रक्चरल चेंज है जिसकी वजह से जो हमने काफ़ी एम्प्लीफिकेशन पर्टिकुलरली पिछले 18 से 19 महीने में देखी है वो उसकी वजह से काफ़ी हुई है कि डी डॉलराइजेशन और एक रिजर्व्स का एक महात्मा उसमें बढ़ रहा है। एक ये चीज़ है एंड वी कैन गो इन डिटेल ऑफ दैट। और दूसरा अगर आप देखें कि गोल्ड का 30 साल पहले जो एक यूज़ था वो पर्टिकुलरली सेंट्रल बैंक का बेचने का जरिया था और मेन यूसेज ज्वेलरी था। कोलिन जी, एक बड़ा सवाल इस वक्त लोगों के मन में ये चल रहा है कि आमतौर पे जब दुनिया के आर्थिक हालात ख़राब होते हैं, दुनिया के राजनीतिक हालात ख़राब होते हैं तो उस वक्त में सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और ऐसे में ये कहना कि डॉलर की डोमिनेंसी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, जल्दबाजी है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लास्ट 2 साल में हो रहा है और जिस तरह से मूवमेंट है, तो इतने साल एक बहुत क्लियर था गोल्ड और डॉलर का इन्वर्स रिलेशनशिप, बट वो एक स्टडी 3-5% हर साल CAGR जैसे चल रहा था। बट ये 2 साल में और स्पेशली लास्ट 1 साल में आफ्टर ट्रम्प्स सेकंड टर्म जियोपॉलिटिकल इश्यूज बढ़ गए हैं, ये टैरिफ और हर रोज़ एक नई खबर आ रही है। तो एक जो पक्का लॉन्ग टर्म ट्रेंड है डी डॉलराइजेशन है, तो वो एक पक्की चीज़ है कि वो हो रहा है। सेकंड इज़ सेंट्रल बैंक्स इन्वेस्टिंग मोर इन गोल्ड, वो भी हो रहा है। बट एक तीसरी एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो कि जो ऑयल है वो आज भी डॉलर में ही ट्रेड हो रहा है। रमेश साहब, एक सवाल इस वक्त हर आदमी की ज़ुबान पे है जो गोल्ड के मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं। हाँ, अगर वार लंबा चलता है तो आपको लगता है कि गोल्ड का प्राइस और नीचे आएगा, और अगर वार जल्दी ख़त्म हो जाता है तो क्या गोल्ड के दाम बढ़ेंगे? भैया ये ट्रम्प के ऊपर है, 10 दिन कम आने का फिर ज़्यादा जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके चेतन जी, इसी सवाल का जवाब आपके पास क्या है? ये पहला मैंने ऐसा मेरे करियर में देखा है कि वॉर होने के बावजूद गोल्ड के भाव एक्चुअली कम हुए हैं।
तो कैपिटल मार्केट गिरता है, ऑब्वियस है, जब भी कोई भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज आते हैं तो कैपिटल मार्केट गिरता है। और बट गोल्ड का भाव इस बार गिरा है, मैं इसको अभी भी इतना गिरा हुआ नहीं मानता। क्यों कि आज ऑयल ने अगर 30 to 40% अगर इजाफा किया है, शेयर बाजार 40% डाउन है, अगर जब से युद्ध चालू हुआ गोल्ड सिर्फ 15% डाउन है। तो यही सवाल हितेश जी मेरा आपसे होगा, क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल है कि इसको पकड़ना समझना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो नॉट सेंचुरीज, एजेस से है। सो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेट में काउंट करते हैं, और इट इज़ नॉट लिमिटेड टू 10-15 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, इट्स अबाउट एजेस से। एक ऐसा असेट जो हर किसी को पसंद है, और अभी जो पिछले 10 सालों से हम जिस एरा में हैं, वी आर इन वेरी इंटरेस्टिंग एरा। हो रहा वही है जो हमने सोचा नहीं है। क्या आपने कभी सोचा था, जो हमको शुरू से पढ़ाया गया कि क्रूड ऑयल एक दिन ख़त्म हो जाएगा, जो ख़त्म होने वाली चीज़ है उसका भाव तो बढ़ता रहता है, बट व्हाट वी हैव सीन नेगेटिव प्राइस। बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का डिटेल इन डेप्थ व्यू, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हमारे ऑडियंस को देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन एंड गुड इवनिंग सर। बीइंग अ फीमेल, हमें पहले से पता था कि गोल्ड कितना बड़ा आगे चल के होने वाला है। आप लोगों को अब पता चला है जब 2025 में उसने अपना कमाल दिखाया है। तो ये तो हो गया, लेकिन अब ये जानना ज़रूरी है कि हम कैसे सोने में निवेश करें। भी थोड़ी देर पहले ये सवाल भी ऑडियंस की तरफ से हमारे पास आया था। सो इसकी शुरुआत में मुझे लगता है कि धवन सर मैं आपसे करना चाहूँगी। मुझे एक बात बताइए, क्या ETF गोल्ड में निवेश करने का एक बेहतरीन ज़रिया है और कैसे कर सकते हैं इसमें निवेश? देखिए, गोल्ड हम लोग क्यों खरीदते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन तो है ही उसमें, लेकिन लिक्विडिटी, फंजेबिलिटी विद कैश, ये एक सबसे बड़ा तो मैं आपका काउंटर करूँगा कि ज्वेलरी से भी अच्छा ETF क्यों है। तो वो क्या फॉर्म है गोल्ड के? देखिए, ज्वेलरी की तरफ हम नहीं जा सकते। ज्वेलरी की जो ब्यूटी है, जो एस्थेटिक्स है, वो एक ETF यूनिट में आपको शायद नहीं मिलेगी। यू कैन नॉट वेयर अ ETF यूनिट अक्रॉस योर नेक। और बट अगर हम लिक्विडिटी की बात करें, लिक्विडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? सेंट्रल बैंक्स गोल्ड क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड एसेट क्लासेस। शायद काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा कि अगर आप वर्ल्ड में रैंकिंग करें लिक्विडिटी की, तो सबसे टॉप में आपके US ट्रेजरी है, फिर आपका S&P 500 है, उसके बाद गोल्ड आता है जिसमें 200 से 400 बिलियन डॉलर का डेली ट्रेड होता है। तो ये एक लिक्विडिटी का जो एट्रीब्यूट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप देखें जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उसमें एक ETF ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे हिसाब से इस सेंचुरी का एक बहुत ही अहम इन्वेंशन है फाइनेंशियल मार्केट्स का। क्यों? क्योंकि आप चाहे इसमें 100 रुपये लगाएं या इसमें आप 100 करोड़ रुपये लगाएं, उसकी जो लिक्विडिटी है वो अंडरलाइंग फिजिकल मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छी रहती है। और इंडिया में जो रेगुलेशंस हैं सेबी के, वो बहुत क्लियर हैं कि गोल्ड ETFs जो हैं वो फिज़िकली बैक्ड होने चाहिए। और तो ये सब चीज़ें देखते हुए गोल्ड ETF जो है वन ऑफ द बेस्ट वेज है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हम यहाँ NSE में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कंज्यूमर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं। तो जो लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि वेल्थ क्रिएशन हो सकती है, जनरेशनल वेल्थ क्रिएट हो सकती है कैपिटल मार्केट से, तो उनको अपने पोर्टफोलियो में एक हेज चाहिए, एक रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, एक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। तो वो गोल्ड ETF बिल्कुल अच्छी तरीके से देता है, क्योंकि आपकी एक्विटीज़ भी यहाँ लिस्टेड है, ETF भी यहीं लिस्टेड है, तो आपको जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है वो एकदम अच्छे तरीके से होता है इससे। सिन्हा सर, आपके हिसाब से गोल्ड ETF, गोल्ड फंड या फिर फिजिकल गोल्ड? अब ये थोड़ा मुश्किल हो गया, तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा है? आज का जो कंज्यूमर है वो गोल्ड को बिल्कुल डाइवर्सिफाइड एसेट क्लास की तरह देख रहा है। तो उसको फिजिकल गोल्ड भी चाहिए और उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ऐसा भी गोल्ड चाहिए जो उसको लंबे समय तक होल्ड करे। तो आज के दिन में एक कंज्यूमर क्लास भी है जो गोल्ड को कंज्यूम कर रहा है, ज्वेलरी में उसको देखना चाहता है, बिकॉज कंजम्पशन भी बढ़ा है, साथ में वैल्यू बेस्ड कंजम्पशन बढ़ा है। सेक्टर ने भी इनोवेशन किया है आज के दिन में। तो आज के दिन में डिज़ाइन जो आप देखते हैं मार्केट में जो ज्वेलरी की आ रही है, उसमें अलग अलग कैरेटेज, लाइट वेट ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें आ रही है। तो अगर आप देखें एज ए कंज्यूमर और एज ए इन्वेस्टर, आप अगर गोल्ड के मार्केट में आ रहे हैं तो आप एक रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से आ रहे हैं मार्केट में,
एक छोटा सा रिस्क जो कि आपको हायर रिवॉर्ड दे सके। तो कंज्यूमर जो है या जो इन्वेस्टर है आज एक अपना एक पोर्टफोलियो जो आज बना रहा है उसमें 15% के आसपास का एक्सपोजर गोल्ड में ले रहा है, और वो एक्सपोजर जो है वो ज्वेलरी के अराउंड है, ETF के अराउंड है, म्यूचुअल फंड के अराउंड है, बुलियन होल्डिंग के अराउंड है। तो ऐसे एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो रहा है, और ये सारी एक्साइटमेंट ऑफ को जैसे सर ने कहा पिछले 20-25 साल में बना है, बिकॉज जिस तरीके का रिटर्न गोल्ड ने दिया है तो एक बहुत ही हाई लेवल का अवेयरनेस आया है। कुणाल सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, डाइवर्सिफिकेशन का काम तो हमेशा से गोल्ड करता रहा है, इसीलिए एक परफेक्ट पोर्टफोलियो आपको बनाना हो तो आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड, रीट्स, हमेशा से ये सजेशंस आपको मिलते रहे हैं। क्या ये एकदम ऐसे तुरंत मिलने वाले रिटर्न को देखते हुए अपनी एलोकेशन की स्ट्रैटेजी इधर उधर करनी चाहिए? गोल्ड का एलोकेशन आपके हिसाब से अभी थोड़ा बढ़ाना चाहिए पोर्टफोलियो में? अगर आप देखेंगे गोल्ड का अलोकेशन सबसे ज़्यादा कब बढ़ा, सबसे ज़्यादा इन्फ्लो कब आया गोल्ड में? सो एट द टाइम व्हेन गोल्ड प्राइस वर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, दैट वाज द टाइम देयर वाज अ हाईएस्ट अलोकेशन इन द गोल्ड। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, 10 साल 30 साल की बॉन्ड डील अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ रही है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं नोशनली भी, तो हाउ दे आर गोइंग टू सर्विस देयर डेट? तो ये रीज़न से अभी भी गोल्ड का अलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में मस्ट है, बट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स there is no easy answer to the problem which the central banks have created. जो भी problem create हुआ है उसका कोई easy answer नहीं है, and that's the reason why gold will continue to give 10 to 15% return at least for next 2 years conservatively. अब एल्विन सर, मुझे आप ये मान के चलिए कि मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे गोल्ड खरीदना है, मुझे सिर्फ ये पता है कि गोल्ड का गहना होता है वो मुझे खरीदना है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मेरे जैसे इन्वेस्टर को आप गहनों के अलावा भी दिखाएं कि तुम ये भी खरीद सकती हो, तुम ये भी खरीद सकती हो, तो एक बिगिनर के लिए कैसे शुरुआत करें, कहाँ से कौन सा गोल्ड खरीदे वो आपके हिसाब से? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ इन्वेस्ट करना है वो सोचने से पहले आई थिंक वन ऑफ द पॉइंट्स दैट दे मेड आल्सो इज़ आपको पहले सोचना चाहिए कि एलोकेशन कितना करना है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपके पास 100 रुपये है, उसमें से कितना मैं गोल्ड के लिए एलोकेट करना चाहता हूँ, विच टिपिकली एज दे सेड 15 to 20% रहता है। नाउ वंस आपने डिसाइड कर दिया कितना एलोकेट करना है, देन ऑब्वियसली देयर इज डिफरेंट मीन्स। हिस्टोरिकली इंडिया में ज्वेलरी, Indian households, Indians have always wanted jewelry, and if you look at Indian households आज के डेट में about 25,000 tons of gold is what is being held within the ecosystem. कुल मिला के हमें इस सेशन से ये समझ में आया कि अगर आपको वाकई में फिजिकल गोल्ड के अलावा जो बेचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सबसे अट्रैक्टिव दिखता है, उसके अलावा अगर आपको कोई अच्छा ऑप्शन चाहिए जहाँ पर आपको ऐसा गोल्ड चाहिए जिसको स्टोर करने की दिक्कत नहीं, लिक्विडिटी की कोई झंझट नहीं, और आराम से आप जब मर्जी तब उसे खरीद सकते, बेच सकते, तो वो आपके लिए बेस्ट है गोल्ड ETF। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे तरीके से सारे सवालों का जवाब देने के लिए। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। हमारे साथ तमाम इंडस्ट्री के दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं आपको इन डेप्थ व्यू देने के लिए। तो मैं सबसे पहले कौशलेंद्र जी आपको बधाई देना चाहता हूँ जी मीडिया की तरफ से, जी बिज़नेस की तरफ से कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही कि IAGS के बारे में ज़रा बताइए हमारे ऑडियंस को कि IAGS है क्या, क्या काम करता है, आपने क्यों ये इनिशिएटिव लिया है? IAGS, जैसे आपने कहा, एक इंडस्ट्री का ही एक इनिशिएटिव है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हम अपने आप को बोल रहे हैं। और मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि हम थोड़े कॉन्ट्रोरियन व्यू दे रहे हैं कि हम फिजिकल गोल्ड हिंदुस्तान में एक ऐसी चीज़ है जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती है और करते रहेगी। ETF gives you lot of liquidity whenever you want to exit, whenever you want to enter, you can do that touch of your screen। लेकिन आज के दिन में ऐसा मुझे आज तक कोई कंज्यूमर नहीं मिला है जो अपना मार्केट हाई पे हो या लो पे हो। कंज्यूमर अगर सोना बेचने गया हो दुकान पे ज्वेलर के पास और ज्वेलर ने कहा कि मैं सोना नहीं लूँगा, तो गोल्ड इंडस्ट्री जो है एक ट्रस्ट के ऊपर काम कर रही है और उसी ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए IAGS को बनाया गया है। Varghese, now my question to you is, because you have a big legacy of one of the oldest gold industry in India, so how can we ensure that old customers and new age customers keep investing in gold? Keep repeating the same customers, like as old customers and new customers. We are trying to
talk with the manufacturers to bring to the lightweight jewelry where we can come into the price point, like because last April the price went from 7,800, which has almost gone up by 80%. If it is around 14,000, the present rate. So we have to ensure that the customer keep repeating, coming to the store. So one thing we look into the design wise where we can provide in a lighter weight jewelry for the customers to repeat or come back again. That is one thing we are looking into. आशीष जी, अब आप जरा बताइए सर, क्या आप, चूँकि आपका भी बहुत बड़ा लंबा अनुभव है रिटेल ज्वेलरी बिजनेस का, आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी इस सेक्टर में और मजबूती से आनी चाहिए? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन आजकल बहुत सारी इंडस्ट्री में होता है और इसका इम्पोर्टेंस भी यही होता है कि इट इज़ फॉर द इंडस्ट्री एंड बाय द इंडस्ट्री, क्योंकि कोई बाहर का आदमी आके उसको रेगुलेट करेगा, उससे बेहतर इंडस्ट्री खुद रेगुलेट करेगी जो इंडस्ट्री को मैक्सिमम अच्छी तरह से जानती है। इसलिए SRO सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का महत्व है। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट हैज़ हैपेंड इन लास्ट 1 ईयर, दैट अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन आ गया है और उसमें ऑलमोस्ट 70-80 मेंबर ऑलरेडी हो गया है। और ये सिर्फ रिटेलर के लिए नहीं है मेरे हिसाब से, आई थिंक इट इज़ फॉर द एंटायर वैल्यू चेन, फ्रॉम रिफाइनर्स, बुलियन डीलर्स, एवरीवन। पेडनेकर जी, एक बड़ा सवाल, जो स्मॉल ज्वेलर हैं, जो छोटे ज्वेलर हैं, वो कैसे आप लोगों से, मतलब बड़े ज्वेलर से कम्पीट करेंगे? आज तो हर छोटी जगह में आप जाइए तो वहाँ बड़े ब्रांड आपको दिख जाएंगे। कम्पीट करने के लिए तो उनके पास हमारे से भी ज़्यादा ताकत है, क्योंकि हमारा एक चेन ऑर्गेनाइज होता है और छोटे ज्वेलर्स के खर्चे बहुत कम है। मुझे अगर एडवर्टाइज पर खर्चा है, बड़े बड़े खर्चे मेरे हैं, उनको कम खर्चे पर काम करना ज़रूरी होता है। ये जो सर्टिफिकेशन की सिस्टम आ गई है, इस पर BIS की वजह से बहुत सारा मार्केट रेगुलाइज्ड हो चुका है ऑलरेडी। एक सर्टन एरियाज़ है जहाँ पर अभी भी नॉर्मली इरेगुलर बिजनेसेस हो सकते हैं, पर रेगुलराइज्ड होने की वजह से छोटे ज्वेलर्स का काम बहुत आसान हो चुका है और उनका प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है, हमारा उल्टा हमारा ज़्यादा कम रहता है। तो हमको ही डर लगता है कि आजकल छोटे ज्वेलर्स हमको ही कॉम्पीट ज़्यादा करने को शुरू कर चुके हैं। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आप ज़रा बताएं अविनाश जी, क्योंकि इसमें एक बात छोटे ज्वेलर के सामने ये चैलेंज आता है, उनको लगता है कि पता नहीं हमारे ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं है। क्या इस मिथ को ये IAGS का एक्रीडिएशन तोड़ेगा? इस मिथ को पूरी तरह से, इस माइंडसेट को चेंज करेगा? एक औरत जब ज्वेलरी शॉप में जाती है तो उसको ट्रस्ट का क्या ज़रूरत है? वाई शुड शी हैव टू ट्रस्ट एनीबडी टू बाय एनीथिंग? अगर वो सिस्टम्स के तरह, जो नया जनरेशन है उसको किसको भी ट्रस्ट नहीं करना है, उसको सिस्टम्स फॉलो करना है। और अगर एक भी कोई रिटेलर के पास सही सिस्टम्स है, प्योर फुल ट्रांसपेरेंसी है, तो what is the reason for trust? You follow systems, you follow structure, and you win. So a body like IAGS does that. चलिए, तो खैर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल कि गोल्ड ज्वेलरी और पूरे इंडस्ट्री के वैल्यू चेन में पार्टिसिपेशन के लिए ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। ये आखिरी पैनल है और ये पैनल एक्चुअली बहुत ख़तरनाक पैनल है। इसके ऊपर हमने बहुत सारे शो भी किए हैं डिजिटल गोल्ड के ऊपर। तो मेरा सबसे पहला सवाल सुरेंद्र मेहता जी आपसे होगा। पहले लोगों को ये बताइए कि डिजिटल गोल्ड है क्या? देखिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। फिज़िकल गोल्ड आप खरीद सकते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं, ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए आप गोल्ड खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है डिजिटल गोल्ड। कुछ कंपनियां डिजिटल गोल्ड में आपको बाय और सेल के प्राइस आपकी स्क्रीन पर, उनकी स्क्रीन पर देती है, तो आप वो गोल्ड खरीद सकते हैं और आप वो गोल्ड बेच भी सकते हैं उन्हीं के स्क्रीन के ऊपर। इट इज़ कॉल्ड डिजिटल गोल्ड। तो डिजिटल गोल्ड क्या है ये आपको मेहता जी ने बताया, लेकिन अब चिराग जी इससे आगे बढ़ते हैं। और तो आपको लगता है कि विदाउट रेगुलेशन डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, या आपको लगता है कि डर तो है, रेगुलेशन होना चाहिए?
एक हद तक तो ये बात सही है कि रेगुलेटेड प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ सिक्योरिटी, इट इज़ एक्चुअली अ गोल्ड, डिजिटल गोल्ड जो जिसके वॉल्ट में पीछे फिजिकल गोल्ड ऑलरेडी है, ठीक है। अभी इसका रेगुलेशन हमारे हिंदुस्तान में कोई लॉ में कहीं पे नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आज हम कहीं जाके कुछ खरीद रहे हैं तो एक काउंटर पार्टी रिस्क है, तो वही काउंटर पार्टी रिस्क इसी पे भी है। आज हम अमेज़ॉन पे अगर कुछ खरीदते हैं, वी गो एंड बाय समथिंग, घर पे जो डिलीवरी आता है वो ऑथेंटिक है नहीं है, तो एक रिस्क है। अब सिद्धार्थ जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा ETF को लेके, क्या ETF एक सेफ इन्वेस्टमेंट है? ETF एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? एक SIP के तौर पर ETF में आप अगर करते हैं तो ये फिजिकल गोल्ड के लिए, मतलब फिजिकल गोल्ड के अल्टरनेट के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है आपके पास। गोल्ड ETF एंड सिल्वर ETF दोनों बहुत ही क्लियरली सेबी ने डिफाइन करके रखे हुए हैं कि उनको कैसे ऑपरेट करना है, एंड सेबी काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस चीज़ में। तो गोल्ड ETF के लिए हम लोग को सिर्फ LBA में 995 प्योरिटी सर्टिफाइड गोल्ड लेना अलाउड है, सिल्वर के लिए 999 प्योरिटी LBA में सर्टिफाइड लेना अलाउड है। स्टोर करते हैं हम लोग, फिजिकली बैग्ड रहता है। सो फॉर एन इन्वेस्टर यहाँ पे कोई भी मेकिंग चार्ज नहीं है, GST का इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं आता है, स्टोरेज रिस्क नहीं है, प्योरिटी रिस्क नहीं है। इंट्राडे ऑब्वियसली मार्केट आवर्स में आप उसे चलते हुए भाव पे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अविनाश जी कि कैसे, मतलब क्या है ये डिजिटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट लोग कैसे कर सकते हैं, क्या है ये? अगर ऑड मैन की डेफिनेशन होती तो आज मैं परफेक्टली सूट करता वो डेफिनेशन के लिए, बिकॉज द ओनली सिमिलैरिटी बिटवीन गोल्ड एंड प्रॉपर्टी इज दैट बोथ आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। सो विद दैट पॉइंट इन माइंड, व्हाट डिजिटाइजेशन डज, और डिजिटाइजेशन बेसिकली क्या करता है कि आज के डेट में इंडिया में एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है, और वो इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है। आपके पास 18 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, आपके पास 50 करोड़ से ज़्यादा FDs हैं, आपके पास क्लोज टू 60 करोड़ UPI अकाउंट्स हैं, और 100 करोड़ आधार वेरीफाइड सिटीजन्स का डेटा है। अब ये सब लोग थ्रू UPI 10 रुपये का, 5 रुपये का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नाउ व्हेन दिस इज़ पॉसिबल, तो प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, या कोई भी ऐसा एक एसेट जो अवेलेबल है, वैल्यूबल है, वो वाई शुड इट बी लेफ्ट अनटच्ड बाय द कॉमन पर्सन और मिडिल इंडिया। सो सेम जैसे गोल्ड के लिए रेलेवेंट है, वैसे प्रॉपर्टी के लिए भी रेलेवेंट है। प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव है, कम्बरसम टू ओन है, इलिक्विड है, ईजी टू बाय, डिफ़िकल्ट टू सेल। सबको मालूम है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं प्रॉपर्टी से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर मैं आज प्रॉपर्टी खरीदता हूँ तो मैं अपने लोकेलिटी के इर्द गिर्द ही प्रॉपर्टी खरीदने का सोचता हूँ, 5-10 किलोमीटर का रेडियस, अनलेस एंड अनटिल मैं दुबई में खरीद रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो आज के डेट में अगर आप अपने जगह पे बैठ के विद इन 4 क्लिक्स 1 स्क्वायर फुट ओन कर सकते हैं बैंगलोर में, या 1 स्क्वायर फुट ओन कर सकते हैं पुणे में, या कहीं भी, सो दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी दैट डिजिटल रियल एस्टेट provides. Fundamentally, digital real estate enables you to own and sell ये regulated है सर? Is it regulated? नहीं, it is not regulated. So the second thing that is common between digital gold and digital real estate right. is this. Digital gold और इसमें कॉमन ये है कि दोनों regulated नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका, चिराग जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, अविनाश जी आपका इस महत्वपूर्ण पैनल में जुड़ने के लिए और डिटेल इन डेप्थ डिस्कशन इस पर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।